इस लिफ्ट में हम जिस लड़की को देख रहे हैं ये 21 साल की है और इनका नाम है एलिसा लैम। ये चाइनीज़ कैनेडियन स्टूडेंट है। ये पहली बार अमेरिका को अकेले देखने के लिए आई हुई है और जिस होटल की ये लिफ्ट है इस होटल में इन्होंने 26 जनवरी सन 2013 को चेक इन किया था। और जो ये क्लिप हम देख रहे हैं ये है 28 जनवरी सन 2013 की। और इस क्लिप में हम लोग साफ तरीके से देख सकते हैं कि जो एलिसा है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई नज़र आ रही है। वो किसी चीज़ से परेशान लग रही हैं और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं, क्योंकि कभी वो लिफ्ट के अंदर जा रही हैं, कभी बाहर आ रही हैं और कभी वो लिफ्ट के जो बटन्स हैं उनको उल्टे सीधे तरीके से प्रेस कर रही है। इसके 2 दिन बाद 31 जनवरी सन 2013 को एलिसा लैम को आखिरी बार इस होटल में देखा जाता है होटल स्टाफ के थ्रू, और इसके बाद वो गायब हो जाती है। इनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं इनके पेरेंट्स और पुलिस इनका सर्च शुरू करती है। और फिर 19 फरवरी सन 2013 को जिस होटल की ये लिफ्ट थी वो इसी होटल की टंकी में, यानी कि छत पे जो टंकी रखी थी उसमें एलिसा लैम की बॉडी मिलती है। और ये केस वन ऑफ द मोस्ट फेमस केस बन जाता है अमेरिका की हिस्ट्री का, और ये आज तक का लीगली देखा जाए तो सॉल्व केस है। लेकिन जो मैं आपको आगे बताऊंगा तो आप समझोगे कि किसी भी एंगल से सॉल्व नहीं लग रहा है। तो ये जो क्लिप है ये 28 जनवरी सन 2013 की, और 31 जनवरी को आखिरी बार एलिसा लैम को होटल के एम्प्लॉय के थ्रू देखा गया था। इसके 19 दिन बाद इनकी बॉडी मिली थी। तो वो जो बॉडी थी वो कैसे मिली और ये मिसिंग कैसे हो गई? 31 जनवरी के बाद जब इनके पेरेंट्स इनको कॉल करते हैं तो ये कॉल पिक नहीं करती है। तो फिर जब वो लोग होटल में पता करते हैं तो होटल में भी उन्होंने इस डेट को चेकआउट करना था, तो ये चेकआउट नहीं करती हैं। वो लोग समझ जाते हैं कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो इनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देते हैं। पुलिस आती है, पुलिस इनका सर्च शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है। वो लोग बाहर वगैरह ढूंढते रहते हैं। और ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्लिप तभी रिलीज़ होती है जब पुलिस इस होटल तक पहुँच जाती है। तो जैसे कि मैं आपको बताया था कि वो 19 फरवरी को मिली थी, यानी कि अपने गायब होने के 19 दिन बाद। वो कैसे मिली थी? तो ये हुआ ये था कि जो होटल के जो और भी गेस्ट थे वो बताते हैं कि जो हमारे होटल की जो नल होते हैं, जो वॉश बेसिन वगैरह है, होटल का जो बाथरूम वगैरह है, उसमें जो पानी का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है और जो पानी है वो डार्क कलर का हो गया है और वो बहुत ही अजीब सा टेस्ट कर रहा है और एक अजीब सी स्मेल भी इस पानी के अंदर से आ रही है। तो जो होटल के मेंटेनेंस वर्कर होते हैं वो समझ जाते हैं कि टंकी में कुछ आ गया है, तो वो उसे साफ़ करने चले जाते हैं। और जब वो ऊपर जाते हैं तो उस होटल की जो टंकी होती है वो उसको खोलते हैं, और जैसे ही वो खोलते हैं वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि एलिसा लैम की बॉडी होटल के स्टाफ के थ्रू पाई जाती है। क्योंकि जब वो चेक करते हैं कि पानी के अंदर ऐसी गड़बड़ क्यों हो रही है जिस वजह से हमारे गेस्ट परेशान हो रहे हैं, तो पुलिस तो नहीं ढूंढ पा रही थी क्योंकि वो बाहर वगैरह ढूंढ रहे थे, तो अंदर इसी वजह से उनकी बॉडी मिल जाती है। और फिर जब उनकी बॉडी मिलती है तो वो ऑटोप्सी के लिए जाती है क्योंकि पुलिस इनको पहले से ही ढूंढ रही थी। तो उसके अंदर हमें क्लियरली देखने को मिलता है, ऑटोप्सी रिपोर्ट दिखाती है कि ना तो इन पे कोई स्ट्रगल के निशान है, मतलब कि इनको जैसे किसी ने मारा हो, ना ही इन पे कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रखी है, ना ही इनके अंदर कोई इंटरनल इंजरी है। तो ये जो डेथ है ये एक्सीडेंटल मानी जाती है कि ये एक्सीडेंटली पानी के अंदर गिर के डूब के इनकी डेथ हो गई है। अब एक्सीडेंटली ये कैसे हो सकता है और इसके पीछे कई सारी थ्योरी हैं। मैंने बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ी है और मैं आपको मेन थ्योरी बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप भी इस केस का आइडिया लगा सकते हो और मैं भी समझ सकता हूँ कि इस केस में एक्चुअली में हुआ क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एलिसा लैम को एक सीरियस मेंटल कंडीशन है और वो है बाइपोलर डिसऑर्डर। इसकी जो ना दवाई लेनी पड़ती है और जो इससे पीड़ित होता है उसको रेगुलर बेसिस पे लेनी पड़ती है, क्योंकि इस जो डिसऑर्डर होता है ये इंसान के मूड्स को बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करा सकता है और जो मूड स्विंग्स है वो एक आम इंसान के तौर पे ज़्यादा होते हैं जो इंसान इस डिसऑर्डर से पीड़ित होता है। तो जो ऑटोप्सी है वो दिखाती है कि काफ़ी टाइम से एलिसन ने अपनी दवाई लेना छोड़ दिया था इस डिसऑर्डर के लिए। तो इस वजह से पुलिस मान लेती है कि जो एलिवेटर में इनके साथ हो रहा था, जिस तरीके से बिहेव कर रही थी, वो यही वजह थी कि इनकी जो दिमागी कंडीशन है, हालात है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे क्योंकि इन्होंने अपनी दवाई लेना छोड़ दिया था। तो लॉस एंजलिस की पुलिस अच्छे तरीके से इसकी छानबीन करती है और वो इस चीज़ को पूरे तरीके से मान लेते हैं कि इनके ऊपर कोई भी स्ट्रगल नहीं हुआ है। ये अपने आप उस छत पे गई थी और गलती से उस पानी के अंदर डूब के मर गई थी। ना तो इनकी बॉडी में कोई ऐसा स्ट्रगल देखने को मिला है कि इन्होंने अपने आप को किसी से बचाया हो, कोई गन शॉट नहीं है, कोई चाकू का निशान नहीं है, किसी भी तरीके का एंगल ऐसा है नहीं जिस तरीके से इसको हम मर्डर बोल सके। तो पुलिस इस केस को सॉल्व कर लेती है। देखा जाए तो लीगली केस पूरी तरीके से अब सॉल्व हो भी चुका है। लेकिन फिर आती है कई सारी थ्योरीज जो आपको भी सोचने मजबूर करेंगी और जो भी इस केस के बारे में पढ़ता है वो भी सोचने मजबूर करता है कि हाँ ये हुआ तो कैसे हुआ। जिस होटल में एलिसा आई थी इस होटल को कहते हैं सिसिल होटल, और इस होटल के इतिहास में यहाँ पे कई सारे मर्डर हो चुके हैं। यहाँ पे कई सारे सीरियल किलर जो है अपना ठिकाना बना चुके हैं और कई सारे सुसाइड भी इस होटल के अंदर हो रखे हैं। मतलब जो एलिसा के साथ हुआ ये कोई मतलब ऐसा नहीं जो पहली बार हुआ हो, 2000 के टाइम पे पहली बार हुआ था, लेकिन 60s 70s और 80s में अमेरिका के इस होटल में मर्डर वगैरह, सीरियल किलर का आना जाना और सुसाइड्स का होते रहना बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका था।
खैर मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बता रहा कि यहाँ पे कोई आत्मा है जो कि एलिसा को मार के फेंक के चली गई है, ऐसा बिल्कुल भी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जो इस होटल के जो हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क रही है। अब शुरू करते हैं हम थ्योरी नंबर 2। वो थ्योरी है वो ये कहती है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि एलिसा की जो बॉडी है वो इस होटल की छत की टंकी में पड़ी हुई मिली थी। तो इस छत तक पहुंचने के लिए एलिसा को ऊपर आना होगा, और एक वहाँ पे एक गेट है जो हमेशा लॉक रहता है, और एक प्रॉपर उस पर अलार्म भी लगा हुआ है। तो किसी भी गेस्ट का ऊपर आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये अलाउ ही नहीं है। कुछ लोग आप बोलोगे कि एलिसा जो है किसी फायर एग्जिट के थ्रू वहाँ तक पहुँच गई होगी। जब आग वगैरह लगती है तो लोग भाग के छत तक जाने का रास्ता दिया जाता है। तो अगर वो ऐसा होता तो अलार्म बिल्कुल बजता, और अगर कोई उनको ऊपर ले गया था तो वो कौन था, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि होटल का स्टाफ ये बताता है कि हमने ना तो चाबी गायब देखी थी। तो एलिसा का वहाँ तक ऊपर पहुँचना बहुत ही इम्पॉसिबल सा है कि वो खुद से वहाँ तक पहुँची तो पहुँची कैसे। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इनकी जो है मेंटल कंडीशन उस टाइम पे ठीक नहीं थे, और हम ये मान भी लेते हैं कि चलो वो ऊपर तक पहुँच गई। तो जो आप ये सिल देख रहे हो ये बहुत ही कंक्रीट की बनी हुई है, और ये 8 से 9 फुट की है। तो एलिसा का ऊपर चढ़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बगैर किसी सीढ़ी के वो ऊपर चढ़ ही नहीं सकती। ये थ्योरी बहुत ज़्यादा फेमस है इस केस को लेके, कि बगैर किसी की मदद के थ्रू या फिर बगैर किसी सीढ़ी के थ्रू इस टंकी तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। और ये जो है कंक्रीट की बनी हुई है, और एलिसा की बॉडी इसके अंदर पड़ी हुई मिली थी। तो क्या एलिसा खुद ऊपर चढ़ी, और अगर वो इस टंकी तक पहुंच भी गई तो वो उन्होंने इसका ढक्कन कैसे खोला, क्योंकि ये तो बहुत ही भारी ढक्कन है, और किसी भी लड़की के लिए बगैर किसी 4-5 जनों की हेल्प के बगैर इस ढक्कन को खोला नहीं जा सकता है। तो जब चलो मान लिया कि एलिसा ने इसको खोल लिया और तब वो इसके अंदर गिर गई, तो फिर वो कभी बाहर ही नहीं आ पाई। मतलब उनकी जो सुसाइड हो गई वो ऐसे ही हो गई, और ये जो मौत थी ये एक्सीडेंटल तरीके से ही हो गई। ये थ्योरी बहुत ज़्यादा फेमस है कि बगैर किसी की मदद के उस छत तक पहुंचना, और फिर उस छत के उस टंकी तक पहुंचना, वो भी बगैर किसी सीढ़ी के या बगैर किसी मदद के इम्पॉसिबल है। और एलिसा जैसी लड़की के लिए जो कि 21 साल की है, इस कंक्रीट की टंकी का ढक्कन खोलना और उसमें गिर जाना और फिर बाहर ना आ पाना ये इम्पॉसिबल है। लेकिन ये हुआ है, इस केस में ऐसा चल रहा है। ये शायद मैंने आपको बताया नहीं है, उनकी जो बॉडी मिली थी उस बॉडी में बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे, वो बिल्कुल न्यूड थी। अब कोई इंसान जब पानी में गिरेगा तो क्या वो अपने कपड़े उतारेगा या उस टंकी से वो बाहर आने की कोशिश करेगा, वो चाहे किसी भी मेंटल कंडीशन में हो या ना हो। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन पॉइंट है जो कि हम तुम जैसे लोग उठाते हैं और थ्योरी इस बारे में बताती हैं। तो जैसे कि साफ दिख रहा है कि एलिसा वहाँ तक पहुँच ही सकती है, उस होटल की छत तक और फिर उस टंकी तक, और अपने आपको मार नहीं सकती, तो उनका कोई ना कोई किलर जरूर होगा, है ना। तो एक थ्योरी इस पे भी आती है कि एलिसा को कोई पकड़ के ले गया, उनने उसको मार दिया और उनकी बॉडी को उस टंकी के अंदर डंप भी कर दिया। और इसका जो एविडेंस है वो ये है कि उस टंकी को खुद से खोला नहीं जा सकता है, और बगैर किसी मदद के वहाँ तक नहीं पहुँचाया जा सकता है उस टंकी तक। तो फिर पुलिस ने इस पर पूरी तरीके से छानबीन की, और एक सस्पेक्ट हमें मिला भी। ये था एक सिंगर जो कि उसी होटल के आसपास में था, और उसने जो है ना एक गाना भी गाया था, और उस गाने में कुछ लाइनें थी जो कि थी पानी में डूब के मर जाने वगैरह की। तो पुलिस ने और थ्योरीज ने और इंटरनेट ने इसको पूरी तरीके से पकड़ लिया था कि ये जो आदमी है इसी को पकड़ना है, और इससे का कुछ ना कुछ रिलेशन है एलिसा की डेथ से। तो पुलिस आती है, उसकी छानबीन करती है, और बाद में जो है पुलिस कंफर्म कर देती है कि ये सस्पेक्ट नहीं है। इंटरनेट की जो थ्योरीज हैं ये सारी बेकार है। पुलिस कहती है कि उनकी जो मौत हुई है वो खुद से ही हुई थी, और इनका जो इस आदमी का इस एलिसा के केस से कुछ भी लेने देना नहीं है। एक आखिरी थ्योरी है जो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस होटल का जो है एक डार्क पास्ट है। हालांकि आप इस पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन कुछ कहा जाता है कोई श्रापित चीज़ है इस होटल के अंदर, जो उस दिन जो है एलिसा के साथ में हुई थी, क्योंकि इस होटल में काफ़ी सारे सुसाइड हो चुके हैं, और ये जो है इस होटल में काफ़ी ज़्यादा सीरियल किलर्स का आना जाना रहा है। और इनका जो बिहेवियर था ये कोई साइकोटिक डिसऑर्डर नहीं था, साइंटिफिक नहीं था, ये कोई पैरानॉर्मली चीज़ थी जो कि इनके साथ हो गई है, और वो कैसे ना कैसे करके मर गई हैं, किसी रिचुअल की वजह से या फिर किसी श्राप की वजह से। और इस थ्योरी को जो है ना ज़्यादातर लोग डिसमिस ही करते हैं, क्योंकि जो कोर्ट और लॉ होता है वो प्रूफ मांगता है, और जो पूरे प्रूफ हैं वो यही बता रहे हैं कि एलिसा की जो मौत है वो खुद से ही हुई है। कोई सस्पेक्ट नहीं है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, और ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से माना जाए कि एलिसा के साथ उस रात कोई और मौजूद था। और भी कई सारी थ्योरीज है, मैं इस वीडियो को 20 से 25 मिनट तक का कर सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको मेन थ्योरीज ही बताई है जो इस क्राइम के बारे में या इस सुसाइड के बारे में बातचीत करती हैं और कुछ एविडेंस हमें देने की कोशिश करती है। तो पॉसिबली देखा जाए तो इनके साथ क्या हुआ होगा, क्या इनकी डेथ खुद से हुई है? अगर आप पर्सनली मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूँगा कि जो एलिसा है उस छत तक जो पहुँची है वो खुद नहीं पहुँच सकती है, क्योंकि वो सीरियस रूल था कि उनके पास ना तो कोई चाबी थी, और अगर उन्होंने वो लॉक तोड़ा भी था तो लॉक तोड़ते के साथ ही वहाँ पे अलार्म बनना शुरू हो जाता। मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई उनका साथ वहाँ पे था, मतलब कोई ना कोई उनको वहाँ पे ऊपर लेके गया, ये मेरा पर्सनल बिलीव है।
क्योंकि अगर ये मान भी लिया जाए कि उस लॉक के बगैर उस ताले को तोड़ के अलार्म भी नहीं बजा और वो छत तक पहुंच गई, तो वो जो टंकी थी वो पहले तो 8 से 9 फुट की थी और उसका जो ढक्कन था वो बहुत ज़्यादा भारी था। तो जो मेंटेनेंस वर्कर था जिसने एलिसा की बॉडी को पहली बार देखा था, उसका नाम था सेंटियागो लोपेज, और उसने कोर्ट में गवाही दी थी कि जब उसने टैंक में देखा था तो ढक्कन खुला हुआ था। अगर एलिसा ने खुद जंप किया था तो वो अंदर से ढक्कन बंद कर ही नहीं सकती थी। अगर किसी और ने उसकी मदद की थी तो वो कौन था, और अगर वो छत पर अकेली थी तो ढक्कन खुला हुआ कैसे रह गया। पुलिस ने यह माना है कि ये सब जो हुआ है ये इनके मेंटल कंडीशन की वजह से हुआ है, इनको एक साइकोटिक एपिसोड हुआ था और उसकी वजह से हुआ है। लेकिन लॉजिस्टिक्स के हिसाब से ये एक इम्पॉसिबल एक्सीडेंट लगता है, और यहीं से शुरू होती है वो थ्योरी जो बताती है कि एलिसा लैम की मौत किसी और की वजह से हुई है। अब वो जो भी है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जो केस है सॉल्व हो गया है, लेकिन कई सारे सवाल अपने पीछे छोड़ चुका है।